नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं दोस्तों घटना चक्र के माध्यम से करंट अफेयर। और हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य और उत्तर प्रदेश परिदृश्य देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, अभी आर्थिक परिदृश्य में अभी बची हुई है, लेकिन एक वीडियो आपके पास है। हम लोग देखेंगे दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो मैं जो जो आपको बताते जाऊं दोस्तों, हाईलाइट करते जाऊं, उसको उसको बस आप देखते जाइए, फोकस करते जाइए। वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिया सब कुछ रहा है इस मैगजीन में, लेकिन आपको ये जानना होगा कि कहाँ से क्या पूछा जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिय वार्ता, इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। इसमें दोस्तों क्या किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों देशों के, क्योंकि ये दोनों देश दोनों माने मंत्रालय जो है दोस्तों, वाह्य संबंधों के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री तो आप समझते ही हैं, और आज के समय में रक्षा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है। इसलिए ये दोनों मंत्री अगर एक साथ आमने सामने खड़ा होकर के बात कर लें तो लगभग दो देशों के बीच की जो समस्याएं हैं वो सुलझ सकती हैं। तो इसीलिए ये 2+2 वाला कंसेप्ट चालू किया गया है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया का प्रथम इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग जो दोस्तों नई दिल्ली में आयोजन किया गया। अब जानते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री जो कौन है इसमें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपके हैं, और विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर साहब हैं। तो यही लोग शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व मारिस पायने, विदेश मंत्री, इनको देख लीजिए, क्योंकि भाई आपको अपने तो याद ही हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री कौन है? मारिस पायने। और पीटर ड्यूरेंट कौन है? रक्षा मंत्री हैं। मारिस पायने, पीटर पीटर ड्यूरेंट। और प्रथम कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित होने के परिणाम स्वरूप यह वार्ता आयोजित हुई। देखिए क्या कह रहा है, भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप यह वार्ता आयोजित हुई। उल्लेखनीय है कि 4 जून 2020 को आयोजित प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल लीडर समिट के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति बनी थी, ठीक है ना। आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल लीडर समिट के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति बनी थी। इसमें दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के मध्य प्रत्येक 2 वर्षों पर रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हेतु 2+2। तो ये याद रखिएगा, प्रत्येक 2 वर्ष पर, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक 2 वर्षों पर रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हेतु 2+2 वार्ता आयोजित करने का प्रावधान शामिल था। भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजन करने वाला ऑस्ट्रेलिया कौन सा देश बन गया? तीसरा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका और जापान भी हैं, इनको भी याद रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। तो 3 देशों के साथ भारत दोस्तों 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग कर रहा है, ठीक है ना। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। उल्लेखनीय है कि भारत एवं रूस के मध्य 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के आयोजन पर सहमति बनी है। तो अभी भारत और रूस के बीच अभी सहमति बनी है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन
इन तीनों के बीच अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ऐसी वार्ता कर चुका है। द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो दोस्तों कब होगी? 2023 में, क्योंकि अभी जो होगी 2021 में, और आप जानते हैं कि 2 वर्ष बाद होगी तो 2023 में होगी। ठीक है ना? तो अब देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी इस ग्रुप में भारत के साथ शामिल होने वाला है। तो मैंने रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ये तीनों कर ही रहे हैं भारत के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल, और रूस भी शामिल होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। मेन बात है कि लाइन बाय लाइन पढ़ने से दोस्तों ये है कि आपको दिख ही रहा है एनर्जी खपत होती है। मान लीजिए कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, नहीं तो अगर लाइन बाय लाइन पढ़ना हो तो आप किताब ना पढ़ लें, क्या वीडियो देखने की ज़रूरत है? तो इसमें दोस्तों वीडियो देखने से आपको ये फ़ायदा हो कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो आपको हाईलाइट की जाएंगी, बताई जाएंगी, और उस पर जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन और उदाहरण देकर करके आपको समझाया जाएगा। भारत डेनमार्क ने हरित रणनीतिक साझेदारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंग के रूप में नई दिल्ली में अपतटीय पवन एवं नवकरणीय ऊर्जा हेतु एक संयुक्त, कौन कौन? भारत और डेनमार्क, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अपतटीय पवन ऊर्जा, पवन एवं नवकरणीय ऊर्जा हेतु एक संयुक्त उत्कृष्ट केंद्र। ठीक है ना? देखिए यही अंग्रेजी और हिंदी में अंतर है। आपको अंग्रेजी में देखिए कितना समय है, ज्वाइंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑफशोर विंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देख रहे हैं? आपको क्लियर हो गया ना? ये भारत और डेनमार्क के बीच में ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंतर्गत ये किया जाएगा। ज्वाइंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ज्वाइंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑफशोर विंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी को लॉन्च किया सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। का उद्देश्य नवकरणीय ऊर्जा संबंधी भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का समर्थन करना है। केंद्र का उद्देश्य जो दोस्तों नवकरणीय ऊर्जा संबंधी भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का समर्थन करना है। एक प्रकार का ज्ञान हब, नॉलेज हब है। उल्लेखनीय है कि यह केंद्र एक प्रकार का नॉलेज हब है। ठीक है दोस्तों? ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ज्वाइंट सेंटर ऑफ जो ये ज्वाइंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑफशोर विंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी बनेगा दोस्तों, एक प्रकार का नॉलेज केंद्र है। यह केंद्र प्रारंभ में जिन 4 कार्य समूहों के आसपास केंद्रित होगा वे हैं स्थानिक योजना, स्पेशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क कंडीशंस। ठीक है ना दोस्तों? स्पेशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क कंडीशंस, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वित्तीय ढांचे की शर्तें, स्थानिक योजना, वित्तीय ढांचे की शर्तें, आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना तथा मानव तथा परीक्षण, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अंग्रेजी में देख लेते हैं, स्पेशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क कंडीशंस, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड एंड टेस्टिंग। तो इन दोनों के लिए दोस्तों भारत और डेनमार्क के बीच समझौता हुआ है। अब देखिए भारत अमेरिका के बीच क्या समझौता हुआ है। को नवीनीकृत भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी या सिप स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया। ठीक है ना दोस्तों? स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया। भारत अमेरिका जलवायु एवं ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी, यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के अनुसरण में नए रूप में लॉन्च किया है। क्या कह रहा है
या शेप को दोस्तों स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप जो है, इसको जो है दोस्तों यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के अनुसरण के रूप में लॉन्च किया गया है। अमेरिका द्वारा आयोजित लीडर समिट ऑन क्लाइमेट, ठीक है दोस्तों, लीडर समिट ऑन क्लाइमेट कहाँ हुआ था? अमेरिका द्वारा आयोजित के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की भागीदारी की घोषणा की थी। तो कब हुआ था दोस्तों? अप्रैल 21 में। लीडर समिट ऑन क्लाइमेट बुलाए थे कौन? जो बिडेन साहब। और उसी में दोस्तों मोदी और बाइडेन साहब के बीच जो दोस्तों ये जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी की घोषणा की थी। अब देखिए, यस शेप के तहत सहयोग के 5 स्तंभों के अंतर्गत पर अंतर सरकारी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इंटर गवर्नमेंटल बैठकों का आयोजन किया जाएगा। ये 5 स्तंभ कौन से हैं दोस्तों? विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता, उत्तरदायी तेल एवं गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत वृद्धि और उभरते ईंधन। इन 5 स्तंभों पर दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच मैंने मिलकर के काम करने के लिए मैंने समझौता हुआ है। तो ये देख रहे हैं कि सब ऊर्जा से लगभग संबंधित है, ठीक ना? विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता, उत्तरदायी तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत वृद्धि और उभरते ईंधन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर भारत अमेरिकी रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी शेप अब जो दोस्तों यस शेप हो गया है। स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप की स्थापना की गई थी, जिसे यस शेप के रूप में नवीनीकृत किया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्तों स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप की स्थापना की गई थी, जिसको अब जो है यस शेप, तो ये दोस्तों शेप, ये शेप जो है यस ईपी है, आप देख रहे हैं, और ये यस सीईपी है। शेप के तहत भारत और एवं अमेरिका सहयोग के 4 स्तंभों पर सहमत हुए थे शेप के तहत, और यस शेप में 5 स्तंभ शामिल हो गए, जबकि यस शेप में उभरते ईंधन इमर्जिंग फ्यूल्स नामक एक नए स्तंभ को जोड़ा गया है, ठीक है ना? तो वही मैं बता रहा हूँ कि शेप यस ईपी शेप में दोस्तों 4 स्तंभ थे, और यस ईपी में उभरते ईंधन नामक नया स्तंभ जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से जो एसईपी में जो 4 स्तंभ हों वो एसईपी से ही संबंधित है, वही है, सेम है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा ईंधनों को बढ़ावा देना है। दोनों देशों ने भारत अमेरिका गैस टास्क फोर्स का पुनर्नामकरण भारत अमेरिका निम्न उत्सर्जन गैस टास्क फोर्स, इंडिया यूएस लो एमिशन गैस टास्क फोर्स के रूप में करने की घोषणा की है। इस अवसर पर इंडिया यूएस टास्क फोर्स ऑन बायोफ्यूल्स के गठन की भी घोषणा की गई। तो इसकी भी घोषणा की गई है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया यूएस टास्क फोर्स ऑन बायोफ्यूल्स। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने अपने शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 50 से 52% कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान अमेरिका ही पहुंचाता है, वहां पर ही
प्रदूषण होता है। तो क्या कह रहा है कि शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 50 से 52% की कटौती का लक्ष्य है। भारत ने भी वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये याद रखिए, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना, कि भारत 2030 तक कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है दोस्तों, तो 450 गीगावाट। अब देखिए क्या कह रहा है कि असम से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लाल चावल बाओ धान की पहली खेप को रवाना किया गया। चार मार्च 2021 को असम से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लाल चावल बाओ धान की पहली खेप को रवाना किया गया। तो दोस्तों लाल चावल कौन से राज्य का हो गया? असम का हो गया, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे, लाल चावल असम, और जिसको बाओ धान कहते हैं, और इसकी पहली खेप अमेरिका को भेजी गई है। जलवायु कार्यवाही एवं वित्तीय गतिशीलता संवाद। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग को लॉन्च किया। कौन कौन? भारत और अमेरिका। अब देखिए, उल्लेखनीय है कि CAFMD भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी के 2 ट्रैक्स में से एक है। 2 ट्रैक में से एक है। भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी के 2 ट्रैक में से एक है। इसका दूसरा ट्रैक SCEP है, ठीक है दोस्तों, भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी। तो दोस्तों पहला जो क्या है भारत अमेरिका के बीच, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, और दूसरा जो है दोस्तों स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी पार्टनरशिप। अब देखिए भारत और मालदीव के बीच में जो करंट आया उसको देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे भारत और मालदीव के बारे में जो दिया, क्या संबंध दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम लोग देख ही रहे हैं। तो भारत द्वारा अड्डू शहर मालदीव में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास कॉन्सुलेट जनरल को खोलने की मंजूरी प्रदान की गई। कॉन्सुलेट जनरल, चलिए आगे देखते हैं। तो मालदीव के अड्डू शहर में भारत द्वारा कॉन्सुलेट जनरल वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने भारत एवं मालदीव के मध्य सतत विकास, शहरी विकास, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं मालदीव के सतत शहरी विकास, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मंजूरी प्रदान की है, MOU। फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है ना, फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। मालदीव और भारत और मालदीव के बस। तो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं मालदीव के मध्य खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय में खेल एवं युवा मामलों के क्षेत्र में सहयोग पर मेमोरेंडम
ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मंजूरी प्रदान की। खेल एवं युवा मामलों के क्षेत्र में, ठीक है ना। और एक ठो कौन सा था, शहरी अर्बन डेवलपमेंट, सतत शहरी विकास, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, SUD। और खेल एवं युवा मामलों के क्षेत्र में ये हो गया। अब देखिए भारत दक्षिण कोरिया, दिल्ली कैंट में भारत कोरिया मैत्री पार्क, इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया दिल्ली कैंट में। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, ठीक है ना। दिल्ली कैंट में भारत कोरिया मैत्री पार्क, इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया। यह पार्क दक्षिण कोरिया के सुदृढ़ मैत्री संबंधों का प्रतीक है। दक्षिण कोरिया के सुदृढ़ मैत्री संबंधों का प्रतीक है। साथ ही पार्क कोरियाई युद्ध 1950-53 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में भारत की योगदान के स्मारक के रूप में भी है, ठीक है ना। साथ ही यह पार्क कोरियाई युद्ध 1950-53 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में भारत की योगदान के स्मारक के रूप में भी है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप जानते हैं कि भारत जो 1947 में आज़ाद हो गया था और भारत अपने तरफ से यूएन में सैनिकों को भेजा था। वो सैनिक कहाँ गए थे, कोरियाई युद्ध में। 6 एकड़ के हरित क्षेत्र में विस्तृत इस पार्क को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, भारतीय थल सेना, दिल्ली छावनी बोर्ड, कोरियाई दूतावास, कोरियन वार वेटरन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कोरियन वार वेटरन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त परामर्श से विकसित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे दिल्ली कैंट में। चलिए आगे चलते हैं। और कोरियन युद्ध 1950-53 और इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क हो गया। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं उसको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, 6 एकड़ में, ठीक है ना। ये भी पूछ सकता है, 6 एकड़ बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है। और के तत्वदान में भारत के योगदान के स्मारक के रूप में भी है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वधान में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए भारत बांग्लादेश का संबंध क्या है। भारत की प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकीय यात्रा पर थे, ठीक है ना। मार्च 2021 में बांग्लादेश की राजकीय यात्रा पर थे। ये वही समय था, आपको याद होगा, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे और हमारे मोदी जी पश्चिम बंगाल के पड़ोसी देश में, माने पश्चिम बंगाल जो राज्य से सटा वो पड़ोसी देश है, वहाँ पर विदेशी यात्रा पर गए थे। वहाँ की ऐसा कहा गया था कि ये गए हैं वहाँ के वोटर को प्रभावित करने, क्योंकि दोनों संबंध जुड़े रहते हैं। कोविड-19 महामारी के प्रकाश में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली विदेश यात्रा थी, ऐसा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि कोविड महामारी के बाद जो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की पहली विदेश यात्रा कहाँ पर हुई, बांग्लादेश में हुई। अब देखिए प्रधानमंत्री की यह बांग्लादेश यात्रा 3 युगांतकारी घटनाओं के स्मरणोत्सव के अवसर पर संपन्न हुई, ठीक है ना, जिनका विवरण निम्न है। 3 युगांतकारी घटनाओं क्या है, मुजीब बोरसो बंगबंधु शेख बंधु मुजीबर रहमान की जन्म शताब्दी, जिसको वहाँ पर मुजीब बोरसो कहा गया। आप जानते हैं कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जो दोस्तों ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष, उनकी जन्म शताब्दी, ठीक है ना, मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और भारत और बांग्लादेश संबंधों के 50 वर्ष। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम
लिबरेशन वार की 50वीं वर्षगांठ। ठीक है ना। तो भाई आप ही आज़ाद कराए थे, तो भाई संबंध भी आपको शुरुआत से ही थे। तो उसकी आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम की 50 वर्षगांठ और आपके संबंध के 50 वर्षगांठ दोनों, तो इन तीनों रूपों में दोस्तों ये अवसरों पर मैंने मनाया गया और वहाँ पर मोदी जी उपस्थित हुए। अब देखिए, बांग्लादेश की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आए समारोह में मुख्य अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुए। तो आप ये देखिए, स्वर्ण जयंती कितने समय पर मनाई जाती है दोस्तों। स्वर्ण जयंती जो है, गोल्डन जुबली, ये भी पूछ लेता है, एक प्रश्न में ये भी पूछा था कि कौन सी, तो गोल्डन जुबली दोस्तों, जुबली, गोल्डन जुबली 50 वर्ष पर मनाई जाती है। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है ना। देखिए, आप अब आपको यहाँ से ये भी याद आ जाएगा कि गांधी शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया 2020 के, शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत, पास्थुमसली, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पास्थुमसली, POS होता है पास्थुमसली, मसली। प्रधानमंत्री ने भारत में बांग्लादेशी युवाओं के अध्ययन के लिए, प्रधानमंत्री ने भारत में बांग्लादेशी युवाओं के अध्ययन के लिए 1000 सुवर्णो जयंती छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की। अब देखिए, क्यों नहीं पूछ सकता है, एकदम पूछ सकता है। ठीक है ना, कि मोदी जी वहां पर गए और किस देश के युवाओं को 1000 छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। ठीक है ना, 1000 छात्रों को, तो सुवर्णो छात्र जयंती छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की। बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के अवसर पर प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित अजय चक्रवर्ती ने बंगबंधु को समर्पित एक विशेष राग, राग मैत्री की रचना की। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित अजय चक्रवर्ती ने बंगबंधु को समर्पित एक विशेष राग, राग मैत्री की रचना की। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। इस यात्रा के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु पीठ स्थापना के निर्णय लिए गए। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तो ये है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण फैक्ट निकल कर क्या रहा है। अभी उधर जो आप देखे थे कि राग मैत्री की रचना कर दिए थे साहब ने, और वो कौन साहब थे बताइए, पंडित अजय चक्रवर्ती। अब देखिए, भारत द्वारा बांग्लादेश को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने की तिथि 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्वेश्चन टपक रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, आपको पकड़ना है। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। भारत द्वारा बांग्लादेश को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने की तिथि, अब देखिए आगे देखते हैं। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में आशुगंज, बांग्लादेश में एक युद्ध स्मारक मेमोरियल की स्थापना का निर्णय लिया गया। ये भी बहुत, अभी पूछ रहे कि किस देश में आशुगंज नामक जगह पर एक युद्ध स्मारक स्थल का स्थापना किया जाएगा दोस्तों। तो देखिए क्या कह रहा है कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में आशुगंज, बांग्लादेश में एक युद्ध स्मारक, वार मेमोरियल की स्थापना का निर्णय लिया गया। दोनों पक्ष न्यू जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल एवं ढाका के मध्य
मिताली एक्सप्रेस नामक एक नई यात्री ट्रेन सेवा को आरंभ करने पर सहमत हुए। ठीक है दोस्तों, मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के मध्य, यही पूछ लेगा आपसे कि किसके किसके बीच चलेगी मिताली एक्सप्रेस। तो न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के मध्य मिताली एक्सप्रेस नामक एक नई यात्री ट्रेन सेवा को आरंभ करने पर सहमत हुए। यह ट्रेन दिसंबर 2020 में पुनः बहाल किए गए हल्दीबाड़ी भारत और चिल्हाटी रेल संपर्क से होकर गुजरेगी। ठीक है ना, ये भी महत्वपूर्ण है। पुनः बहाल किए गए हल्दीबाड़ी भारत में जो है हल्दीबाड़ी नामक जगह है और बांग्लादेश में चिल्हाटी है, रेल संपर्क से होकर गुजरेगी। दोनों पक्षों द्वारा मुजीबनगर बांग्लादेश एवं नादिया के मध्य ऐतिहासिक सड़क को जोड़ने एवं उसका नामकरण सधीनोता स्वरूप करने की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, मुजीबनगर और नादिया पश्चिम बंगाल के मध्य ऐतिहासिक सड़क को जोड़ने एवं उसका नामकरण सधीनोता स्वरूप करने की घोषणा की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सब दोस्तों। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हीं को कहते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। इन्हीं को बताने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो आप तो पढ़ने के लिए तो इससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ताकि जहाँ पर आपको समझने में दिक्कत आए उसकी व्याख्या की जा सके। और देखिए, भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु, मिताली एक्सप्रेस, मैत्री सेतु, ठीक है ना दोस्तों, और हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल संपर्क, और मिताली एक्सप्रेस जो न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के मध्य चलेगी। आंसूगंज में युद्ध स्मारक, ये सब जो दोस्तों 6 दिसंबर को मैत्री दिवस, बंग बंधु पीठ दिल्ली विश्वविद्यालय। बाप रे बाप, ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक जो है दोस्तों। अब देखिए, मैत्री सेतु का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत एवं बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु का शुभारंभ किया। इस सेतु का निर्माण फणी रिवर पर किया गया है। इसकी कुल लागत 133 करोड़ रुपए एवं लंबाई 1.9 किलोमीटर है। ठीक है ना, मैत्री सेतु बांग्लादेश को जोड़ेगा और ये फणी रिवर पर बनाया गया दोस्तों, और इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। सभी प्रश्न पूछे जाने लायक हैं। यह सेतु भारत के सबरूम दक्षिण त्रिपुरा जिला को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। भारत और बांग्लादेश के मध्य प्रगाढ़ द्विपक्षीय व मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रतीक के रूप में इस सेतु का नाम मैत्री सेतु रखा गया। इस सेतु का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया। ठीक है ना, NHIDCL। इस सेतु का संचालन आरंभ होने के बाद बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह तक पहुंच के साथ ही त्रिपुरा गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। क्या कह रहा है, उनके बाद बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह तक पहुंच के साथ ही त्रिपुरा गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सारी बातें दी हुई हैं। आगे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के मध्य एक आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आभासी शिखर सम्मेलन, इस दौरान दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई तथा दोनों देशों के मध्य 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ठीक ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया।
आभासी शिखर सम्मेलन मोदी और हसीना जी के बाद बीच। चलिए आगे चलते हैं। दोनों देशों के मध्य संपर्क कनेक्टिविटी के एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में चिल्हाटी बांग्लादेश एवं हल्दीबाड़ी भारत के मध्य महत्वपूर्ण रेल लिंक पुनर्बहाल किया गया। ठीक है ना। इस सम्मेलन के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिल्हाटी में पुनः बहाल किए गए रेलवे संपर्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ठीक है ना। वही हल्दीबाड़ी चिल्हाटी। तो दोस्तों हल्दीबाड़ी नामक जो जगह है ये भारत में है और चिल्हाटी बांग्लादेश में है। हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों। हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी में कैसे याद रखेंगे? हल्दी का उपयोग करते हैं हम लोग, तो इस तरह से याद रख लीजिए। ठीक है ना। जैसे भी, या हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में है, हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में, ऐसी से जोड़ लीजिए। ये रहेगा, नहीं ठीक है। हल्दिया जो दोस्तों पश्चिम बंगाल में, उसी से जोड़ लीजिए हल्दीबाड़ी जगह। और ये कूच बिहार जिला में स्थित है। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल संपर्क भारत और बांग्लादेश के मध्य वर्तमान में संचालित 5वीं रेल लिंक है। बाप रे बाप, 5वीं रेल लिंक। इसके अतिरिक्त 4 अन्य रेल लिंक हैं। पेट्रापोल बेनापोल। ठीक है ना। पेट्रापोल बेनापोल। तो पेट्रापोल जो है भारत में है। गेंदे दर्शन सिंघाबाद रोहनपुर राधिकापुर बिरूल। ये दोस्तों सभी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये सभी रेल लिंक हैं भारत के बांग्लादेश के साथ। तो पेट्रोपोल बेनोपोल, गेंद दर्शन, सिंघाबाद, रोहनपुर, राधिकापुर बिरोल। चलिए दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं भारत और स्वीडन के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखेंगे। ठीक है ना। आइए देखते हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों। इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने एम्स जोधपुर में एक स्वीडन भारत स्वास्थ्य हब की स्थापना का स्वागत किया। देखिए जोधपुर में, एम्स जोधपुर में। ठीक है ना। स्वीडन भारत स्वास्थ्य हब। अभी पूछ ले स्वीडन भारत स्वास्थ्य हब कहाँ स्थापित किया गया? तो जोधपुर, एम्स जोधपुर में। तो ठीक है दोस्तों। तो जोधपुर नाम आ जाएगा और उस तरह से पूरा नाम हो जाएगा एम्स जोधपुर। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते का अनुसमर्थन करने के उपरांत स्वीडन 17 जुलाई 2021 से इसका आधिकारिक सदस्य बन गया है। तो स्वीडन जो है दोस्तों, जो भारत और फ्रांस द्वारा, ठीक है ना, जो शुरू किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका सदस्य बन गया। भारत एवं स्वीडन द्वारा 18 में स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की थी। भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है ना। और सदस्य भी महत्वपूर्ण है, और ये तो महत्वपूर्ण है ही। भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की थी। ठीक है ना। ये कहाँ हुआ था? 2018 में स्टॉकहोम में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है दोस्तों। अब देखिए भारत फ्रांस का संबंध देखेंगे हम लोग। भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ इन्वायरमेंट का उद्घाटन किया गया। ठीक है ना। 28 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ इन्वायरमेंट का उद्घाटन किया गया कि वर्ष 2021 को
हरित ग्रह की दिशा में भारत फ्रांस गठबंधन का वर्ष, ईयर ऑफ इंडो फ्रेंच अलायंस टुवर्ड्स ग्रीनर प्लानेट, ए ग्रीनर प्लानेट के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है ना, 2021 को। ईयर ऑफ इंडो फ्रेंच अलायंस टुवर्ड्स ए ग्रीनर प्लानेट के रूप में मनाया जा रहा है वर्ष 2021 को। तो यही दोस्तों, फ्रांस और भारत मिल करके आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना किए थे। चलिए दोस्तों, तो नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष, इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ इन्वायरमेंट का उद्घाटन किया गया। चलिए आगे चलते हैं। भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष जिन 5 मुख्य विषयों पर केंद्रित है वे हैं पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास, और उसके बाद दोस्तों नवकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता का विकास। तो इसमें जो अलग आपको दिख रहा है शहरी विकास, सतत शहरी विकास, इसको याद रख लें, क्योंकि और सब तो पर्यावरण और ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, याद रह सकता है। और ये 5 विषयों, ठीक है ना। भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष जिन 5 मुख्य विषयों पर केंद्रित है होगा, ये थे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। फ्रांस में यह वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन के तत्वाधान में आयोजित होगा, ठीक है ना। फ्रांस में यह वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन के तत्वाधान में आयोजित होगा। भारत में इस वर्ष का समन्वय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आदि के सहयोग से किया जाएगा। तो ये रहा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं भारत अफगानिस्तान का संबंध देखते हैं। नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारत और अफगानिस्तान के मध्य लालंदर सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है ना। लालंदर सहतूत बांध, लालंदर बांध जिसको सहतूत बांध भी कहते हैं दोस्तों, के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन भारत और अफगानिस्तान के मध्य। अब तो अफगानिस्तान की स्थिति गड़बड़ हो गई है तालिबान के आने से। यह परियोजना भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य नई विकास साझेदारी, न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप का एक हिस्सा है। इस बांध का निर्माण अफगानिस्तान के चहार आसियाब जिले में, चहार आसियाब जिले में काबुल नदी की सहायक नदी मैदान नदी पर किया जाएगा, ठीक है ना। सहतूत बांध का निर्माण जो दोस्तों काबुल नदी की सहायक नदी मैदान नदी पर किया जाएगा। और जो अफगानिस्तान के चहार आसियाब जिले में, चहार आसियाब जिले में इस बांध के निर्माण का उद्देश्य काबुल शहर के लोगों की सुरक्षित पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति, निकटवर्ती क्षेत्रों की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना, सिंचाई और जल निकासी के मौजूदा नेटवर्क को पुनर्स्थापित करना, इस क्षेत्र में बाढ़ से सुरक्षा एवं प्रबंधन प्रयासों में सहायता करना इत्यादि है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। उल्लेखनीय है कि यह भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जा रहा दूसरा प्रमुख बांध, मेजर डैम है, ठीक है ना दोस्तों। यह भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जा रहा दूसरा मेजर डैम है। पहला कौन सा डैम था दोस्तों? भारत सरकार के वित्त पोषण से अफगानिस्तान में निर्मित प्रथम बांध भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध, इंडो अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, जिसे सलमा बांध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। सलमा और सहतूत बांध भारत बना रहा है अफगानिस्तान में। पहला सलमा था, दूसरा सहतूत। सलमा बांध का उद्घाटन जून 2016 में किया गया था। इस बांध को मिनी रत्न कंपनी
वापकोस लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, ठीक है ना। मिनी रत्न कंपनी। अब चलिए, ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के उपरांत, महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। अभी पूछ ले कि ऑपरेशन देवी शक्ति का किससे संबंध है, तो आप वही बताएंगे जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के उपरांत भारत ने 16 अगस्त 2021 को काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित भारत लाने के एक जटिल मिशन की शुरुआत की। इस मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया था, ठीक है ना। महत्वपूर्ण है दोस्तों, जितना भी इसकी प्रशंसा की जाए महत्वपूर्ण है ऑपरेशन देवी शक्ति। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, आनंद मत लीजिए, ठीक है ना। आनंद उपन्यास पढ़ करके ले सकते हैं, ये तो परीक्षा की तैयारी करें तो पहले तैयारी कर लीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है। इस अभियान में भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड हेवी लिफ्ट सैन्य परिवहन विमान तथा C-130J परिवहन विमान का उपयोग किया गया, ठीक है ना। C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड और C-130J परिवहन विमान का उपयोग किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में दक्षिण कोरिया की सशस्त्र सेनाओं द्वारा ऑपरेशन मिरेकल एवं कनाडा द्वारा ऑपरेशन एजिस का संचालन किया गया। क्या बताया जाए, इतना महत्वपूर्ण है कि किसको छांटा जाए किसको छोड़ा जाए। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण कोरिया द्वारा ऑपरेशन मिरेकल, ठीक है ना, और कनाडा द्वारा ऑपरेशन एजिस चालू किया गया। कोरिया द्वारा मिरेकल और कनाडा द्वारा एजिस। अफगानिस्तान सरकार एवं तालिबान के मध्य जारी सैन्य संघर्ष के क्रम में 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, ठीक है ना। तो 15 अगस्त 2021 याद रख लीजिए, इसी दिन जो है तालिबान जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अपना नियंत्रण कर लिया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत वियतनाम संबंध के तत्कालीन प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वियतनाम के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का नाम आप जानते हैं, बार बार क्या नाम लेना है। भारत वर्तमान वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान शांति समृद्धि जनसमूह के लिए भारत वियतनाम संयुक्त विजन को अंगीकृत किया गया। संयुक्त विजन। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के मध्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी के भविष्य में कार्यान्वयन के लिए वर्ष 21 से 23 हेतु कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए। 2021 से 23 तक भारत वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों के मध्य 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है ना। इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने भारत वियतनाम सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक आदान प्रदानों पर विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया ऑन इंडो वियतनाम सिविलाइजेशन एंड कल्चरल इंटरेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये आपसे पूछ सकता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑन सिविलाइजेशन एंड कल्चरल इंटरेक्शन कौन से दो देश मिलकर के जारी किए हैं। हेतु एक द्विपक्षीय परियोजना को लॉन्च करने की घोषणा की गई। इंसाइक्लोपीडिया ऑन इंडो वियतनाम सिविलाइजेशन एंड कल्चरल इंटरेक्शन कि वियतनाम के प्रधानमंत्री पद पर, ठीक है ना, ये 15 अप्रैल जब समझौता हुआ था तो दूसरे थे, अब जो कौन हो गए हैं, फाम मिन चिन आसीन है।
अब जो वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों वर्तमान में? फाम मिन चिन, याद कर लीजिए। उस समय कौन थे? गुयेन जुआन फुक। अब देखिए भारत भूटान, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग, लोटे शेरिंग के मध्य वर्चुअल माध्यम से रुपे कार्ड के चरण द्वितीय का शुभारंभ किया गया, ठीक है ना। रुपे कार्ड के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। इसके दूसरे चरण में भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड के धारक भारत में इसका उपयोग कर सकेंगे, भारत में इसका उपयोग कर सकेंगे। जो भूटान का नेशनल बैंक जारी करेगा रुपे कार्ड, उसको भारत में उपयोग किया जा सकता है। और भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? लोटे शेरिंग। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में इस कार्ड का उपयोग 1 लाख से अधिक एटीएम मशीनों और 20 लाख से अधिक पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल पर किया जा सकेगा। 20 लाख से अधिक पीओएस, जिसको पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, टर्मिनल पर किया जा सकेगा। रुपे कार्ड के प्रथम चरण का शुभारंभ अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान किया था। इसके पहले चरण में भारतीय नागरिकों को भारतीय बैंकों द्वारा जारी रुपे कार्ड के माध्यम से भूटान में भुगतान करने की सुविधा प्राप्त हुई थी। तो उस समय पहले चरण में भूटान में भारतीय नागरिक रुपे कार्ड के जाकर के पैसा निकाल सकते थे रुपे कार्ड से। और अब जो द्वितीय चरण में दोस्तों, भूटान के नागरिक भारत में भी पैसा निकाल सकते हैं। भूटान में भीम यूपीआई, यही भीम वाला भीम यूपीआई, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए भूटान के रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी आरएमए के साथ साझेदारी की घोषणा की। रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ साझेदारी की घोषणा की। इस सहयोग से भारत के लगभग 2 लाख से अधिक पर्यटक लाभान्वित होंगे जो प्रतिवर्ष भूटान जाते हैं। इस साझेदारी के साथ ही भूटान अपने क्यूआर परिनियोजन हेतु यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भीम एवं रुपे कार्ड को स्वीकार करने वाला एकमात्र देश बन गया। क्या कह रहा है? इस साझेदारी के साथ ही भूटान अपने क्यूआर परिनियोजन हेतु यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भीम एवं रुपे कार्ड को स्वीकार करने वाला एकमात्र देश बन गया। आइए आगे चलते हैं। यूपीआई ने वर्ष 2020 में $457 मिलियन धन हस्तांतरण को सक्षम किया। 2020 में $457 बिलियन, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 15% है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे भारत और इटली का संबंध। भारत और इटली का संबंध देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है? इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री गुइसेप्पे कोंटे के मध्य एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक ना। गुइसेप्पे कोंटे यूरोपीय संघ में जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रांस के बाद इटली भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ठीक है ना। जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद इटली भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
भारत इटली वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान ऊर्जा, मत्स्य पालन, पोत निर्माण, डिजाइन आदि क्षेत्रों में 15 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए दोस्तों, ठीक ना। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत एवं इटली के मध्य विस्तारित साझेदारी हेतु कार्य योजना 20 से 24 को अंगीकृत किया गया। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, भारत मॉरिशस का संबंध हम लोग देखेंगे। मॉरिशस ने हिंद महासागर में देश के दक्षिण पूर्वी तट पर फंसे जापान के स्वामित्व वाले एमवी वाकाशियो पोत से तेल का रिसाव शुरू होने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी, ठीक है ना। पर्यावरणीय आपातकाल, तो क्या कह रहा है, मॉरिशस ने हिंद महासागर में देश के दक्षिण पूर्वी तट पर फंसे जापान के स्वामित्व वाले एमवी वाकाशियो पोत से तेल का रिसाव शुरू होने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी। एमवी वाकाशियो पोत पर लगभग 4200 टन ईंधन तेल मौजूद था। यह पोत पॉइंट डी एसनी के क्षेत्र में फंसा था। पॉइंट डी एसनी, याद रखिए, पॉइंट डी एसनी के क्षेत्र में फंसा था। पॉइंट डी एसनी के आसपास बहुत से पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र मौजूद हैं। मॉरिशस में तेल रिसाव की इस घटना से निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के एक 10 सदस्यीय प्रदूषण प्रतिक्रिया विशेष दल को वहां तैनात किया गया। साथ ही इस तेल रिसाव से निपटने में भारत द्वारा मॉरिशस को प्रदान किए गए एक स्वदेशी ALH ध्रुव तथा चेतक हेलीकॉप्टरों का भी व्यापक रूप से प्रयोग किया गया। क्या कह रहा है, साथ ही तेल रिसाव से निपटने में भारत द्वारा मॉरिशस को प्रदान किए गए स्वदेशी ALH ध्रुव तथा चेतक हेलीकॉप्टरों का भी व्यापक रूप से प्रयोग किया गया। अब आइए देख लेते हैं सुएज नहर। मार्च 2021 में सुएज नहर की समस्या से निपटने के लिए भारत ने 4 सूत्रीय योजना बनाई है। इसमें केप ऑफ गुड होप के जरिए पोतों को गंतव्य तक भेजा जाना शामिल है। केप ऑफ गुड होप आप जानते हैं कि जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसका दक्षिणी छोर पर स्थित है, ठीक है ना, के जरिए पोतों को गंतव्य तक भेजा जाना शामिल है। इतने टन का एक कंटेनर पोत सुएज नहर में फंस गया था, जिससे जलमार्ग पर यातायात पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। एवर गिवन नामक यह पोत, याद रखिए इसको, एवर गिवन नामक यह पोत चीन से माल लादने के बाद नीदरलैंड के पोर्ट रॉटरडम जा रहा था। नीदरलैंड के पोर्ट रॉटरडम जा रहा था एवर गिवन, और चीन से माल लादा हुआ था दोस्तों, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। इस पोत के मालिक जापान के व्यवसायी सोई किसेन कैसा हैं? जापान के व्यवसायी सोई किसेन कैसा हैं? भारत की 4 सूत्रीय योजना क्या है? कार्गो की प्राथमिकता तय करना, माल भाड़े की दरें तय करना, बंदरगाहों से परामर्श करना, मार्गों की रीरूटिंग से संबंधित फैसला, ठीक है दोस्तों। प्राथमिकता, भाड़ा दर, बंदरगाहों से परामर्श और मार्गों की रीरूटिंग से संबंधित फैसला। तो ये रहा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है ना। अब जो आगे देखेंगे
अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण वाला जो दोस्तों टॉपिक हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करके शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसी तरह से तैयारी अनवरत चलती रहे दोस्तों। अंत में आप सभी को पुनः धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।